प्रिय छात्र छात्राओं, हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 नास्तिवाद और नास्तिवादियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में हिटलर के उदय के बारे में जाना था और फिर किस प्रकार से नास्तिवाद ने विश्व के ऊपर दृष्टिकोण रखा और किस प्रकार से यहूदियों का नरसंहार किया, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम नास्ती जर्मनी में युवाओं की स्थिति किस प्रकार से थी इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए लगातार आपको वीडियो प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण। नास्तियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल मान्यताओं पर और ख़ास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नास्तियों के द्वारा जो यहूदियों पर अत्यधिक मात्रा में जो यातनाएं दी गई वह एक निंदनीय कार्य था। नास्तिक विचारधारा हिटलर के ही नास्तिवाद का जन्मदाता है। तो नास्ती विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जो नास्तिवादी जो दृष्टिकोण था इसमें सभी समाज वालों को बराबर का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या तो नस्ल के आधार पर या तो वे बहुत ज़्यादा बेहतर थे या कमतर थे, मतलब कमज़ोर थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। तो यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। मतलब जर्मनी में जो व्यक्ति रहते थे या मनुष्य रहते थे उनको अलग अलग उनके रूप रंग से और उनकी जातियों के आधार पर रखा जाता था। और जो उच्च वर्गीय माना जाता है जैसे कि नार्डिक जर्मन आर्य सबसे उच्च वर्ग के थे, यहूदी निम्न वर्ग के थे। तो जो निम्न वर्ग के थे उनके साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मरवा भी दिया जाता था। तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने विज्ञान और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, तो अतिजीविता का सिद्धांत किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का था। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा यह विचारधारा उत्पन्न की। ये विचारधारा जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा यह विचारधारा हर्बर्ट स्पेंस की थी। यह विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदली हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहेगी। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नास्तियों की दलित बहुत सरल थी। तो नास्तियों की दलित बहुत सरल थी। वे नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्ल खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। ताकत हासिल करना है तो दुनिया पर वर्चस्व कायम करना होगा। तो
जो आर्य नस्ल है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया था नास्तियों के द्वारा, और जो सर्वश्रेष्ठ है वही जिंदा रहेगा। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसराउल या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और एक इलाकों में जाकर उस बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर के नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला थी। तो देखिए कि सारे जर्मनों को वो एक जगह इकट्ठा करके और जर्मनी सीमाओं को फैलाना चाहता था। नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब हम देखते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। सत्ता में पहुंचते ही नस्लियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नास्ती शुद्ध और स्वस्थ नार्डियो आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। उनका मतलब यह निकलता है कि जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें नास्ती अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजी यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नास्ती अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा जिन्हें वह मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो हमने शुरुआत में ही हेलमुट की कहानी पढ़ी थी और फिर बाद में हेलमुट के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, मतलब सिर्फ यहूदियों को ही अवांछित श्रेणी में नहीं रखा गया था। इसके अलावा भी कई नस्लें थी जो उसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और उसके बाद उन्हें मरवा डाला गया। पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्यों में कमतर माना जाता था, मतलब उनको भी कमज़ोर, रूसी और पोलिश को भी कमज़ोर माना जाता था। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामी की तरह काम पर झोंक दिया। जर्मनी ने रूस और जो पोलैंड के कुछ इलाके हैं उन पर जब कब्जा किया तो वहाँ की जो स्थानीय नागरिक थे उनके द्वारा इतना काम करवाया गया कि वे काम के बोझ से ही और भूख के कारण मर गए। नास्ती जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। तो नास्तीवादी जो जर्मन था उसमें सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नास्तियों की दुश्मनी का यह आधार यहूदियों के प्रति इस्लाम धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सुदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। वे लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे और घेटो यानी कि दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। इनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में
बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मपरायण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। तो जो नास्ती और हिटलर नास्तीवादी हिटलर संपूर्ण रूप से यहूदियों को समाप्त कर देना चाहते थे। 1933 से 1938 तक नास्तियों ने यहूदियों को तरह तरह से आंतरिक यातनाएं दी। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया। उन्हें से समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर के मार देने की रणनीति बनाई गई। जो यहूदी थे उनको एक गैस चैम्बर में ले जा करके मार दिया जाता था। देखिए कि नस्ली कल्पना लोग या यूटोपिया। युद्ध के साए में नास्ती अपने कातिलाना नस्लवादी और कल्पना लोग या आदर्श युद्ध के निर्माण में लग गए। नरसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तरी पूर्वी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया ताकि जर्मनी के कब्जे में आए यूरोप में रहने वाले जर्मनियों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रय में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशाल घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए वहां यहूदियों को भी बड़े पैमाने पर मार डाला जाता था। इस प्रकार से मौत का सिलसिला जारी रहा। यहूदी और कई नस्लों को नास्तिवादियों ने समाप्त करते रहे और अपना आसपास के देशों में आक्रमण करके देश के क्षेत्रों को जीतते रहे। देखिए कि मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार। 1933 से 1939 तक हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, इस प्रकार से पहले चरण में कहा गया। और न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी रहेगी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया। मतलब यहूदी और जर्मनी वाले एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे और इसे अपराध घोषित कर दिया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार से यहूदी के लिए कानून बना था। अब हम देखते हैं अन्य कानून उपाय। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। जो यहूदी व्यवसाय करते थे उनका बहिष्कार। सरकारी सेवाओं से निकाला जाना। यहूदियों की संपत्ति जब्त और बिक्री। इस प्रकार से यहूदियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। दूसरा चरण दड़बाबंदी। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। 1941 में
सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपने छाती पर लगा कर रखेंगे और उसके पासपोर्ट और तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर की भी यह पहचान छिपा दिया जाए। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्रों में लोदर्ज और वार्चा जैसे घेरों और बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाएगा। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। खेड़ों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता था। कुछ ही समय में खेड़ों और बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारी का साम्राज्य व्यापक हो गया। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण सर्वनाश का चरण था। 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तीसरे चरण में संपूर्ण रूप से यहूदियों को गैस चैम्बरों में मरवा डाला गया। समूचे यूरोप में यहूदी मकानों और यातना और ग्रहों और खेड़ों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर करके मौत के कारखाने में लाया जाने लगा। और पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक और ऑस्वित्व और सोबिबोर, त्रेबोलिका और चेल्बनो और मायदानेन में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार के ये गैस चैम्बर बने हुए थे। ये यातना ग्रह थे। यह यातना ग्रह में यहूदियों को मरवा डाला गया। इस प्रकार से नास्तिवादियों ने यहूदी और अन्य नरसंहार किए और 1941 तक इनका अलावा नवंबर 1938 के एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। नास्ती जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति? नास्ती जर्मनी में अगले वीडियो में हम नास्ती जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता नरसंहार जारी रहा।